Hello Accounts Guru, can you explain to me the objectives, advantages, functions, and limitations of accounting? Yes dear, why not let me invite the Accounts Guru to explain it in detail. Hello friends, welcome back to your channel Accounts Guru. Myself Dr. Vikas Vijay, author of Together with Accountancy and Business Studies. मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th अकाउंटेंसी का थर्ड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है. सेकंड वीडियो में हमने बताया डिफाइंड अकाउंटिंग और उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज अकाउंटिंग. और ये है वीडियो नंबर 3 जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में शॉर्ट आता है वो है ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. तो आज अभी शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग जो पहला देख रहे हैं वो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. यानी जो अकाउंटिंग होता है, मैंने आपको बताया था एक आर्ट होता है. आर्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. कैसे? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, किसको? transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. तो पहला ही चीज़ जब रिकॉर्डिंग आया था कि ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करना है तो वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे. देखिए, अगर आपके रिकॉर्ड सिस्टमैटिक है तो नींद आराम से आएगी, कोई डर नहीं है आपको. कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का ऑफिस में अचानक से विजिट कर लें और बोलिए दिखाइए आपकी जीएसटी रिटर्न भरी नहीं भरी, दिखाइए आपने ये डॉक्यूमेंट जो एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं इसका क्या प्रूफ है, ये जो आपने एसेट्स परचेज किए हैं इसका हमें बिल दिखाइए. तो किसी भी तरह से आपको डरने की बात नहीं है. अगर कोई बिजनेसमैन अपने फर्म के बहुत ही तरीके से अकाउंट्स बनाता है और वो भी कौन से तरीके से, जो हमारे लॉ हैं, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके बेस पे अगर ये रिकॉर्ड्स बनते हैं तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है. डर उसी इंसान को लगता है जब वो रिकॉर्ड्स एज पर द लॉ ना हो, एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना हो, वो घबराहट होती है और वो चिंता का विषय होता है. तो यहाँ पर सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं तो उनसे डिस्कस कीजिएगा कि क्या आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, और नहीं तो सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स हमें बनाना शुरू करना चाहिए. और इसके लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बीजी सॉफ्टवेयर आता है, टैली सॉफ्टवेयर आता है और वहाँ पर रिकॉर्ड्स प्रॉपरली बनते हैं. जब एक बार आप अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जिस पर्पस से, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, जो आपका मकसद था, वो था प्रॉफिट अर्न करना, वो सही प्रॉफिट और लॉस एसरटेन कर लेते हैं अगर आप रिकॉर्ड सही बनाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें आपने मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया होगा. मैचिंग प्रिंसिपल यानी आपने अपने रेवेन्यू को अपने एक्सपेंसेस से सही तरह से मैच किया होगा. जो एक्सपेंस दिखाना चाहिए था उसको एक्सपेंस में दिखाया होगा, जिसको आपने एसेट दिखाना होगा उसको एसेट में दिखाया होगा. तो इस तरह से जो आपका प्रॉफिट और लॉस निकलता है करंट अकाउंटिंग ईयर का बिल्कुल सही निकलता है. क्यों? क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स बनाते टाइम जो स्टेप नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, उसमें आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा होगा. और जब आपका प्रॉफिट लॉस सही निकलता है तो साथ साथ एक और बेनिफिट होता है. क्या? कि साल के एंड में इफ़ यू वांट टू नो योर फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है, वो भी बिल्कुल सही निकलती है. जब आपने ये तीनों स्टेप्स कर लिए, तीनों ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है मैनेजमेंट का, यानी आपके मैनेजर्स का, यानी आपके जो पर्सन्स मैनेज कर रहे हैं आपकी बिजनेस फर्म को, यानी वो डिसीजन मेकिंग में. क्यों? क्योंकि जो भी ट्रू रिफ्लेक्शन अबाउट द प्रॉफिट और लॉस और द फाइनेंशियल पोजीशन, वो किसका रिफ्लेक्शन है? उन मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग का, जो पास में उन्होंने डिसीजन लिए, जो पास में उन्होंने सजेशन दिए ओनर्स को, उन सजेशंस को मानते हुए जो हमने एक्शन लिए, क्या उन एक्शन को सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर पा रहा है हमारा प्रॉफिट लॉस? क्या उसको सही ढंग से रिफ्लेक्ट कर पा रही है हमारी बैलेंस शीट जहाँ से कि फाइनेंशियल पोजीशन निकलती है? और आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में बताया था हमने कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट. और ये सब बनते हैं ट्रायल बैलेंस से. तो ये जो ट्रायल बैलेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स का एक पार्ट है. तो जब मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना है तो वो इन्हीं रिकॉर्ड्स को देख के डिसीजन लेगी. फ्यूचर के लिए कुछ कमियां रह गई थी तो करेक्टिव मेजर्स लेगी, कुछ सजेशंस और नए देगी किस तरह से प्रॉफिट बढ़ जाए और किस तरह से बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन हो जाए. तो ये रहेगा ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग नंबर 4, यानी हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट इन मेकिंग द डिसीजन मेकिंग. फाइन. फिफ्थ आता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. अब आप बोलेंगे सर अकाउंटिंग यानी ये प्रोसेस, क्योंकि अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से कैसे बिजनेस एसेट्स प्रोटेक्ट होते हैं? देखिए, दो तरह के बिजनेस होते हैं जहाँ पर कि एक ऑर्थोडॉक्स तरीका चला आ रहा है कि जो भी रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं गोडाउन में डाल दिया, कोई उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, कोई इसकी एंट्री नहीं हो रही. और एक होता है आजकल का मॉडर्न ज़माना जहाँ पर सॉफ्टवेयर आते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए. अगर आपका गारमेंट का बिजनेस है और आपने 100 शर्ट्स लिए तो एक एक सिंगल शर्ट की एंट्री होती है जब वो गुड्स हमारे गोडाउन में आता है, और जब बेचने के लिए उसको बाहर भेजेंगे एक एक उसकी आउट गोइंग की एंट्री होती है, स्कैनर, बारकोड्स लगे होते हैं. तो ये प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स का मतलब क्या कह रहा है? व्हेन यू हैव द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, तो जो भी आपके एसेट्स आ रहे हैं उनका भी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, जा रहे हैं उसकी भी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है. कैश का, अगर आपका एक कैश का बिल्कुल सिस्टम सेट है,
आपकी अकाउंटिंग सही है, आपकी बैंकिंग बड़ी सही है, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको चिंता नहीं होगी कि मेरा कैश चोरी हो जाएगा, मेरा जो अकाउंटेंट है वो चोरी कर लेगा, बिकॉज आपने सिस्टम मेंटेन कर रखें। तो यहाँ पर हम अपने बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो एसेट्स आपके कुछ भी हैं, करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, इन सब की देखभाल कब कर होती है अच्छी से, जब आपने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। और हर एम्प्लॉय पे डर होता है कि अगर मैंने कोई भी गलत एक्टिविटी कर दी तो पकड़ी जाएगी, बिकॉज जिसके रिकॉर्ड्स, जिसका सिस्टम सॉलिड है, वहाँ ऐसी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होती। एंड 6 आता है प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। यहाँ पर कौन से यूजर्स हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 2 तरह के यूजर होते हैं, हमारे इंटरनल यूजर और हमारे एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन से होते हैं? जो हमारे ओनर्स हैं, ओनर्स को हम इंटरनल यूजर मानते हैं, हमारे मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को हम मानते हैं। एम्प्लॉयज़ को लेके दोनों बातें आती हैं, क्या इसको इंटरनल माने या एक्सटर्नल, डिपेंड करता है वो एम्प्लॉय किस लेवल पे काम कर रहा है। तो जो टॉप लेवल पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं वो इंटरनल का पार्ट होता है, और जो मिडिल और लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। फाइन, तो यहाँ पर दोनों ही यूज़र्स को जैसे सी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वैसे ही इन्फॉर्मेशन ये अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। तो अकाउंटिंग का फ़ायदा क्या होता है? जैसा इन्फॉर्मेशन चाहिए वैसा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को, मैनेजर्स को क्या चाहिए कि जो प्रॉफिट है वो पिछले साल से बढ़ा नहीं बढ़ा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पहले से नेटवर्थ बढ़ी नहीं बढ़ी, तो ये उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है आगे के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि भैया मैं अपना, मुझे सैलरी बढ़वानी है, मुझे अपने वेजेस हैं या बोनसेस हैं, पर्क्स हैं, वो इंक्रीज़ कराने हैं, बिकॉज प्रॉफिट बढ़ रहा है फर्म का। और जो बैंकर्स हैं वो देखते हैं कि भैया इस कंपनी को, इस फर्म को हम लोन देना दें, तो लोन तभी देंगे जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। क्रेडिटर्स हैं जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं बिजनेस की, वो देखते हैं कि इसको हम रॉ मटेरियल उधार पे देना दें, क्या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है शॉर्ट टर्म। ये सारे यूजर्स इस परफॉर्मेंस को स्टडी करके तभी डीलिंग शुरू करते हैं फर्म के साथ। फाइन, तो ये थे हमारे 6 एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। देखिए एडवांटेज है तो आप हर एक क्या लिख सकते हैं, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इट हेल्प्स टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस, इट हेल्प्स टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। और जब इसी एडवांटेज को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो इसके आगे टू लगा दीजिए, टू मेक द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो वही बात लैंग्वेज चेंज करके एडवांटेज बन जाएगी, ऑब्जेक्टिव बन जाएगी, या फिर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। आप ये पॉइंट याद कर लेंगे तो बाकी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। चलिए अगले और भी एडवांटेज होते हैं इन 6 के अलावा, वो भी पढ़ते हैं बाकी के एडवांटेजेस। तो ये है रिमेनिंग अदर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। और यहाँ पर क्योंकि ये इसको याद करने के लिए एक छोटा सा मैंने एक्रोनिम बनाया है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, गुड़गांव में ऑफिस है, उसके बाद जो लेमन सोडा वाला है वो बहुत बढ़िया बनाता है। तो ये TCS और लेमन मैंने लिखा है। तो टी से यहाँ क्या होगा, टैक्सेशन मैटर। देखिए बिजनेस के पास सबसे बड़ी बात है रिकॉर्ड्स। अगर आपके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं तो आपको जो गवर्नमेंट का टैक्सेशन मैटर, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, आपका इनकम टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, GST हो, एक्साइज वगैरह हो, ये सारे टैक्सेशन मैटर आराम से निपट जाते हैं बिकॉज आपके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। तो उस फर्म को बिल्कुल भी नहीं घबराना जो पक्के में माल बेचता है। अब आपके सब पक्के में का माल का मतलब क्या है? एग्जांपल जैसे मैंने अभी AC लिया, वहाँ से बिल आया, उसमें GST लग के आया मुझे, तो ये बिल में GST लगा, ये पक्के का है। अगर मैं बोलता उसको कंपनी को कि भैया आप AC भेज दो, मेरे से कैश ले लेना और एक कच्ची पर्ची पे लिख के आ जाता, वो होता है कच्चा यानी ब्लैक वाला। तो ऐसा कभी आप काम करते हैं तो पकड़े जाएंगे। इसलिए हम एडवाइस करते हैं हमेशा पक्के का काम हो, ताकि जब टैक्सेशन कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं और आप कहेंगे भैया हम तो देखो टैक्स चार्ज करते हैं, हम तो बिल्कुल लीगल काम करते हैं। फाइन, देन आता है कंपैरेटिव स्टडी, C। TCS का T हो गया, अब C कंपैरेटिव स्टडी। अब देखिए मेरी कंपनी है, मेरी फर्म है, मैं देखना चाहता हूँ लास्ट ईयर और इस साल में मेरी परफॉर्मेंस कैसी हुई है, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ, क्या मेरे खर्चे ज़्यादा तो नहीं हो गए, क्या मेरा जो एडवर्टीजमेंट का बजट था वो ज़्यादा तो नहीं है, क्या मेरा बिजली का बिल जो आ रहा है या मेरे जो अलग एक्सपेंसेस है या मैं जो एनुअल डोनेशन करता हूँ, सच लाइक एनी सॉर्ट ऑफ थिंग यू वांट टू कंपेयर, आपको कंपेयर करना पड़ेगा ताकि अगले साल के लिए और बेहतर डिसीजन आप ले पाएँ। तो ये आप अपने ही फर्म के 2 सालों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं या फिर अपनी फर्म को दूसरी फर्म के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको कंपैरिजन को बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, जब आप अपनी फर्म को दूसरी फर्म के साथ कंपेयर करें, या फिर इंट्रा फर्म कंपैरिजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है आप अपनी ही फर्म के 2 सालों के बीच में कंपेयर करते हैं। तो इस कंपैरेटिव स्टडी से आपको क्लैरिटी मिलती है, एंड क्लैरिटी इज सुपर पावर फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल हमें और क्या करना है वो हमें इससे पूरा
गाइडेंस मिल जाती है। एंड 9th पॉइंट है सेल ऑफ अ बिजनेस। देखिए वैसे तो कोई नहीं चाहेगा अपना बिजनेस बेचना, मगर आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज मर्जर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी सेल ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब वो सेल ऑफ कर रहे हैं तो कितने में बेचेंगे अपनी फर्म को, कोई प्राइस तो सजेस्ट करेंगे ना। तो उसके लिए उसको अपनी बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, कितने एसेट्स, कितने लायबिलिटीज, कितना उसके पास अपने ओन फंड्स हैं, कितने बोरोड फंड्स हैं। उसके बेस पे वो एक वैल्यूएशन करते हैं और उस वैल्यूएशन पे अपना बिजनेस को बेचते हैं, ठीक है ना। भाई आपके पास अपना मोबाइल फोन आप बेचने जा रहे हैं तो कम से कम आपको उसकी खुद की वैल्यू तो पता होगी, तभी तो आप मार्केट में जाके बेचेंगे। जिस घर में आप रहते हैं परचेस किया था बहुत पुराने प्राइस पे, और अगर आज आप बेच रहे हैं तो उसका वैल्यू तो लगवाएंगे मार्केट में जाके। तो वो कब होगा, जब आपने उसकी वैल्यू खुद अपने बुक्स में लिखी होगी। तो ऐसे बहुत सारे एसेट्स होते हैं जो अलग अलग टाइम पे परचेस किए हैं, तो उनको वैल्यूएशन लगवा के फिर हम बिजनेस को बेचते हैं। ये भी एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का। देन ब्यूटीफुल है यहाँ पर एक और बात, क्या, लोन एंड क्रेडिट। एल से लेमन का एल, लोन एंड क्रेडिट। कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस अगर बैंक से लोन लेने जाता है तो सबसे पहले हकीकत यह है हिंदुस्तान में कि लोन उसी को मिलता है जिसको पहले ये प्रूव करना पड़े बैंक को कि उसको लोन की जरूरत नहीं है, यानी वो फाइनेंशियल बहुत वेल ऑफ है, ठीक है ना। आपको हंसी आएगी सुन के, यस, यानी एक रिक्शे वाले को आसानी से लोन नहीं मिल जाएगा, बट मैं जाऊँगा मुझे लोन मिल जाएगा बिकॉज मेरे पास इतने फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो मैं दिखा दूंगा कि भाई कल को अगर तुम्हारा पैसा नहीं वापस किया तो ये मेरे एसेट्स आप ले सकते हैं। मीन्स व्हाट, जब आप रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो उस रिकॉर्ड्स में आपका बिल्कुल सारी बातें लिखी होती हैं, कितने आपके पास एसेट्स हैं, कितने फिक्स एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितनी मशीनरी है। उसके बेस पे आप जब बैंक के पास जाते हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं, आपको लोन या उधार पे आराम से पैसा मिल जाता है। इसलिए फ़ायदा है अकाउंटिंग करने का। और अकाउंटिंग हम सब जानते हैं रिकॉर्ड्स है और अकाउंटेंसी नॉलेज होती है, ठीक है ना। नाउ एविडेंस, ई से एविडेंस यानी सबूत। मैंने कहा ना, जब आपके पास रिकॉर्ड्स बिल्कुल बने हुए हैं तो आपको डरना नहीं है। कोई भी जीएसटी डिपार्टमेंट आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ जाए और आपसे पूछे और आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहे तो आप कहते हैं सर ये देखिए मेरे पास तो पूरा लिखित रूप में। तो जितने भी लोग पक्के का काम कर रहे हैं, एक नंबर का काम कर रहे हैं या जीएसटी डिपॉजिट कराते हैं टाइम पे और रिकॉर्ड्स पूरे सॉलिड होते हैं, सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फुलफिल करते हैं, उनको ये एविडेंस बहुत काम आता है कल को, ठीक है ना। इवन अगर आप कहीं गुड्स भेज भी रहे हैं, बाय ऑटो बाय ट्रक भेज रहे हैं, रास्ते के लिए आपको एक ई वे बिल चाहिए होता है जहाँ पर कि बीच में कोई भी अथॉरिटीज़ आके आपको रोक के ट्रक चेक करा सकती है क्या माल है दिखाइए, वहाँ भी ये एविडेंस आपको काम आता है। कोर्ट के अंदर कभी कोई एम्बिग्यूटी आती है आपके फर्म के और किसी डीलर के बीच में, तो भी आप उसको एज अ एविडेंस शो कर सकते हैं अगर आपके पास रिकॉर्ड्स है। अगर आपने किसी से गुड्स परचेज़ किए थे और आपको डिफेक्टिव थे वापस कर दिए और आपने परचेज रिटर्न बनाया, उसके लिए डेबिट नोट बनाया, तो वो डेबिट नोट भी एक तरह से एविडेंस है कि मैंने आपको गुड्स वापस कर दिए। इस ट्रांसपोर्ट पे जो बिल्टी नंबर होता है वो भी मैंने आपको दे दिया है, तो प्रूफ है कि यस मैंने आपको माल वापस किया था और आप मना कर रहे हैं। ऐसे हज़ारों लफड़े होते हैं बिजनेस के अंदर, तो जब आपके रिकॉर्ड्स मजबूत हों वो एविडेंस की तरह काम करता है। फाइन। देन है रिप्लेसेस मेमोरी। आप जानते हैं एक बिजनेस हज़ारों ट्रांजेक्शन्स करता है एक दिन के अंदर, तो बिजनेसमैन अगर पागल हो जाएगा, सारी बातें याद करेगा, कब किससे परचेज़ किया, कब किसको रिटर्न किया, कब किस कस्टमर को माल बेचा, कब किस कस्टमर का माल वापस आया था, कब हमने बिजली का बिल कब दिया, टेलीफोन का कब दिया, कब मैंने सैलरी किसको कितना दिया, किसकी सैलरी मैंने काटी, एब्सेंट हो गया था, किसने कितने हाफ डे लिए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो बहुत सारे लफड़े होते हैं तो उनको रिप्लेस करती है अकाउंटिंग। तो अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सॉलिड हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये है एडवांटेज नंबर 12। तो आई होप ये 12 एडवांटेज आपको अच्छे लगे, तो जल्दी से नोटबुक में लिख लीजिए और याद कीजिए, ठीक है ना। और याद करके अगर हो सके तो इसी कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, ताकि वो एक ग्रेटिट्यूड होगा कि हाँ आपने याद कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने किया एडवांटेज और अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो जब हमने अच्छी बातें डिस्कस कर रहे थे तो अकाउंटिंग की सारी अच्छी अच्छी बातें निकल के आई, और जब हम लिमिटेशन पे फोकस डाल रहे हैं तो हमें कमियां नजर आ रही है। और यही होता है लाइफ में, वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस। तो इसलिए हमें ज़्यादा फोकस एडवांटेज भी डालना चाहिए और जो ये कमियां हैं इनको ओवरकम करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अकाउंटिंग यानी उस प्रोसेस में क्या कमी नजर आती है आपको, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली जो अकाउंटिंग है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उसमें सबसे बड़ी चीज़ कमी क्या आती है, जो कि बिगेस्ट डिसएडवांटेज भी है ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं वो बहुत बेतुकी बात लगती है। रीजन बिकॉज ऑफ द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, द प्राइस लेवल चेंजेस। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आपको जो आज का 100 रुपया है, अगर आज से 10 साल पहले मैं बात करूं पेट्रोल कितना आता था, तो शायद आप कहेंगे सर 1.5-2 लीटर आता होगा। और अगर आज बात करूं 100 रुपये में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर पेट्रोल आता है। तो यानी मनी वैल्यू फॉल हो गई है। बट अकाउंटिंग में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं करते, हम मान के चलते हैं आज का 100 रुपये और 10 साल पहले का और 10 साल बाद का सब सेम होगा। ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। तो इसलिए जो भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं हम, वो वहाँ पर हम आज की वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करते। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो होती है, महंगाई होती है, जो रेट बढ़ रहे हैं और जो मनी वैल्यू की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ कोई मेंशन नहीं किया जाता। तो यहाँ पे मनी वैल्यू को स्टैटिक समझा जाता है, सेम समझा जाता है। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। दूसरा, अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ एक्रोनिम लिखा है डोंट प्रैक्टिस फालतू क्वेश्चन होमवर्क, तो यहाँ पे जो
डोंट है उसको तो हटा ही दिया लाइट करके। जो प्रैक्टिस का पी है वो था प्राइस लेवल चेंजेस, और जो फालतू का एफ है वो है नॉट फुली एग्जैक्ट। व्हाट डज इट मीन दैट नॉट फुली एग्जैक्ट? इसका मतलब जो अकाउंटिंग है पूरी एग्जैक्ट नहीं है, यानी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कभी कभी ना थोड़ा सा पर्सनल बायस आ जाता है, क्योंकि जो अकाउंटेंट है उसके पास हर चीज़ के 2-2 3-3 मेथड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जो क्लोजिंग स्टॉक नहीं सेल हुआ उसको बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, यहाँ पे 2 3 4 5 मेथड है। तो अगर आप मेथड ए लगाएंगे तो अलग वैल्यू आएगी, 2 लगाएंगे तो अलग। तो यहाँ पे एस्टीमेट लगते हैं, इसलिए वो एग्जैक्ट नहीं है अकाउंटिंग। यानी साइंस की तरह ये नहीं कि 2 केमिकल मिक्स करेंगे तो यही आएगा। यहाँ अकाउंटेंट के पे डिपेंड करता है, या फिर अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है कि उसने कोई चीज़ परचेज करी है, उसको वो एक्सपेंस मान रहा है या एसेट दिखाना चाहता है। या मान लीजिए मैंने एक एसी लिया और अकाउंटेंट को बोला भाई इसको तू डेप्रिसिएशन चार्ज कर। अब वो लगा रहा है कि ये गैस लगा रहा है कि एसी 10 साल चलेगा। अगर दूसरे अकाउंटेंट को बोलूँ तो बोलेगा 15 साल चलेगा। उसके हिसाब से वो गैस मारते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं और डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में शो करते हैं, और यही रिकॉर्डिंग में खराबी आ जाती है। जब रिकॉर्डिंग खराब हुई तो क्लासिफाइंग खराब, क्लासिफाइंग है तो समराइजिंग खराब, और सारे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट है वो खराब, और फिर लास्ट में जब एनालिसिस करेंगे वो बकवास। इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं है। तो आप कहेंगे सर पढ़ क्यों रहे हैं? अरे यार देखिए, अगर किसी में 10 में से 9 अच्छी बातें हैं और किसी में 1 कमी है तो उस इंसान को डिस्कार्ड थोड़ा करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसको प्यार करते हैं और फोकस करते हैं उसकी 9 अच्छी बातों पे, 1 पे नहीं। तो इनको भी हम ओवरकम कर लेते हैं टाइम के साथ साथ, यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन 1 लगाया है और जो लॉ कहता है वो लगा के, ठीक है ना। तो ऐसे चेंजेस हम कर लेते हैं। तो ये नॉट फुली एग्जैक्ट है। और तीसरा आता है क्या, फालतू का एफ तो हो गया ना। अब क्वेश्चंस का क्यू, यानी यहाँ पर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इग्नोर किए जाते हैं। आप कहेंगे सर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इग्नोर करने का मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया था आपको जब अकाउंटिंग प्रोसेस कराया था अकाउंटिंग साइकिल, कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी आइटम फाइनेंशियल हैं। अगर कोई फाइनेंस में नहीं कंसिडर हो सकती, कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। यानी कहने का मतलब है अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, कितने रुपए के गुड्स बेचे वो रिकॉर्ड कर लोगे, सेल 5 करोड़ के, किस क्वालिटी के गुड्स बेचे वो नहीं। यानी यहाँ पर आप कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितना हैप्पीनेस, कितना सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपका जो ओनर है अगर उसकी हेल्थ खराब हो गई है, कोविड में बीमार हो गया और बिजनेस करने के लायक ही नहीं रहा, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहा जाता है इट्स अ बिगेस्ट लिमिटेशन की यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स रिकॉर्ड होती है, और जो अदर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ठीक है ना। आपके आफ्टर सेल सर्विस कैसे होती है, आपके कस्टमर्स हैप्पी है या नहीं है, ये सारी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स में आती है, जो कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइड, समराइजिंग का पार्ट बनती ही नहीं है। यानी आपकी जो गुडविल है, माउथ पब्लिसिटी है, मार्केट में कैसे बन रही है, अच्छी बुरी बन रही है, वो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखा जाता है ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस पे। देन होमवर्क का जो एच है वो है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, और ये कहता है कि भाई साहब जो एसेट्स आप परचेज करते हैं उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कीजिए, और अगर उस पर डेप्रिसिएशन लगती हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू पे शो करो। तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो जब भी आप कोई परचेज करते हैं, आपने 5 करोड़ का लिया बिल्डिंग, 5 करोड़ लिखेंगे, उसको आगे अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो ठीक, नहीं लगता तो 5 करोड़ ही रखिएगा। अगर उसकी वैल्यू 6 करोड़ हो गया अगले साल, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही लिखेंगे। तो ये है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब कि ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द डे ऑन विच दे वर इंकर्ड एंड एट द सेम वैल्यू। उसकी वैल्यू चेंज नहीं करते। अगर वैल्यू गिर रही है तो गिरी हुई वैल्यू पे करेंगे, अगर वैल्यू बढ़ती है तो इंक्रीज वाली वैल्यू को शो नहीं करते। ये है 4th लिमिटेशन। एंड 5th इज द ब्यूटीफुल वन। ये जो वर्क का W है वो विंडो ड्रेसिंग है। यानी जिस तरह से कई बार हम शादी पार्टियों में तैयार होते हैं ना, हमारे घर के लेडीज़ होते हैं, तो हम बहुत सारे कॉस्मेटिक्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उतना अच्छा दिखने के लिए, ज़्यादा ग्लैमरस दिखने के लिए, सो एज टू अट्रैक्ट द अदर पर्सन। ऐसे ही अट्रैक्शन लाने के लिए कंपनीज अपने स्टेटमेंट्स में कुछ मैनिपुलेशन करती हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ को कम दिखाती हैं, एसेट्स को ज़्यादा दिखाती हैं, ताकि बाहर वालों पे अच्छा इंप्रेशन पड़े और इन्वेस्टर्स पैसा लगाएं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर सोच रहे हैं हमारे से जुड़े। तो इस मैनिपुलेशंस को बोलते हैं हम विंडो ड्रेसिंग। तो ये विंडो ड्रेसिंग भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, जिसको करके काफ़ी कंपनियां फ्रॉड करती है बिजनेसेस के अंदर। तो ये भी गवर्नमेंट इस पर नज़र रखती है कि ऐसी ज़्यादा विंडो ड्रेसिंग ना हो। तो ये थे हमारे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। डोंट प्रैक्टिस फालतू क्वेश्चंस इन होमवर्क। आई होप आपको अच्छा लगा। तो आज इस वीडियो के अंदर ये 2 टॉपिक मैंने किए और लगभग 3 से लेकर 4 मार्क का आपका ये टॉपिक आज हो चुका है। एग्जामिनेशन में पक्का आएगा। नोटबुक में जल्दी से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा याद करने के बाद, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने याद कर लिया। अगली वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मिलता हूं, लेकिन तब तक बने रहिए हमारे साथ। डू लाइक सब्सक्राइब ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को। अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, और चेहरे पे स्माइल लाके पढ़िए, स्ट्रेस मत रखिए, क्योंकि 11th क्लास स्टार्टिंग करी है। अगर आप स्ट्रेस एंग्जाइटी में आ जाएंगे तो अकाउंटेंसी से प्यार कैसे कर पाओगे। और अकाउंटेंसी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, कॉमर्स स्ट्रीम बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीम आपने लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया लेके, तो इसलिए एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे हम सब लोग। फाइन, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।